हेलो जी। आज के पहले वीडियो में हम एक और बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी उठाने वाले हैं। अब देखो बहुत ज़्यादा इस सेक्टर की हमें कंपनी देखने को नहीं मिलती। तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि भाई क्या ये सेक्युलर ग्रोथ सेक्टर है? क्या ये कमोडिटी मार्केट है? इसकी क्या कहानी है? थोड़ी-सी समझने की कोशिश करते हैं। हम आज ट्रैक करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर नाम का एक कंपनी है। उसके बारे में हम थोड़ी-सी बात करेंगे। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि ट्रांसफॉर्मर और रिएक्टर बनाने वाला कंपनी होगा। तो इसकी क्या कहानी है, किस तरीके से इसका साइकिल चलता है और क्या-क्या सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ट्रैक करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप से तो लगभग-लगभग 12,300 करोड़ 12,300 करोड़ रुपीस के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। अब देखो पहले समझते हैं कि इसका साइकिल किस तरीके से चलता है। अब देखो आपका ट्रांसफॉर्मर रिक्वायरमेंट इतना बढ़ क्यों रहा है, ये सेक्टर इतना अच्छा क्यों कर रहा है, इसके बारे में पहले बात करते हैं। अब जैसे आपका ये जो ग्रीन एनर्जी का रेवोल्यूशन आ रहा है कि भाई सब लोग रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज की तरफ जा रहे हैं कि भाई न्यूक्लियर पावर के ऊपर जा रहे हैं, हाइड्रो पावर के ऊपर जा रहे हैं, सोलर पावर के ऊपर जा रहे हैं। तो आप कोई से भी इनमें से कोई सी भी एनर्जी उठाओगे तो आपको पता चलेगा वो कॉन्स्टेंटली जनरेशन फेज में नहीं रह रहा। कि अगर सपोज मैं विंड एनर्जी की बात करूं तो जब विंड पंखा चल रहा है, टरबाइन चल रहा है, तब वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है और तब वो एक्सेस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। तो सपोज आपका रिक्वायरमेंट है 100 यूनिट का, तो वो 100 यूनिट 1 घंटे में ही बना के दे देता है, बाकी 23 घंटा वो कुछ कर नहीं पा रहा ज़्यादा। तो ये चीज़ हमें समझ के चलना पड़ेगा। तो उसने एक बार में 100 यूनिट बना तो दी, तो आपको उसको कहीं न कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा। अब आप जब स्टोर करके उसको वापस ट्रांसमिशन में लेके जाओगे, तब आपको रिक्वायरमेंट रहेगी ट्रांसफॉर्मर्स की। तो इसलिए ट्रांसफॉर्मर वाला मार्केट इतना अच्छा कर रहा है। अब आप ऐसे किसी दूसरी तरीके से अगर आप हम देखने जाएँ कि भाई सोलर इंडस्ट्री क्या है कि जब तक सर के ऊपर सूरज रहेगा, जब तक सनलाइट रहेगी, तब तक आपका इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन होगा। फिर आपको रात में भी तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। तो आप दिन में जब एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, सपोज़ आपका रिक्वायरमेंट है दिन में 20 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का, आपका प्लांट 20 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बना के दे रहा है, बट वो 20 की 20 यूनिट दिन में बना के दे रहा है ना। अब आपको उसको रात तक रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अब आप एक बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगाओगे, बट जब बैटरी स्टोरेज सिस्टम में वो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो रही है और उसके बाद उसको आप वापस यूटिलाइजेशन के लिए अपने घर में भेज रहे हो, उसके बीच में आपको एक ट्रांसफार्मर का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो इसकी वजह से इनके ये जो ट्रांसफार्मर वाला मार्केट है, इसमें हमें बहुत तगड़ा बूम देखने को मिल रहा है। और ये ऐसे घरों के लिए छोटे-छोटे ट्रांसफार्मर बनाने का काम नहीं करते, ये बहुत बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज के लिए ट्रांसफार्मर बनाने का काम करते हैं, रेलवे के लिए ट्रांसफार्मर बनाने का काम करते हैं। अब देखो इनके पास बहुत स्पेशलाइज्ड ट्रांसफार्मर भी है, स्पेशलाइज्ड रिएक्टर्स भी हैं। अब जैसे अगर हम बात करें कि जो ग्रीन ग्रीन एल्यूमीनियम होता है या ग्रीन आयरन होता है, तो आयरन और स्टील के प्रोडक्शन में क्या है, ये रिएक्टर और ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। तो इसमें ये बहुत स्पेशलाइज्ड ट्रांसफार्मर्स लगते हैं। तो ये लोग ये बनाने का काम करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर एकदम नीश ट्रांसफार्मर बनाने की ज़रूरत होती है। आपके लोकल ट्रांसफार्मर से काम नहीं चलता, तो वो भी ये लोग बनाते हैं। तो देखो एक तो एकदम नीश प्रोडक्ट में ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा डोमेस्टिकली इनका कोई कंपटीशन भी नहीं है कि मतलब ये इसके जैसा ही प्रोडक्ट कोई दूसरी कंपनी बना रही हो इंडिया में, ऐसा भी नहीं है। तो ये जो नीश ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, इनका कोई डायरेक्ट कंपटीशन भी नहीं है डोमेस्टिकली। इंटरनेशनल जो कंपटीशन है उनके पास इतना ज्यादा ऑर्डर बुक है कि वो अपनी कैपेसिटी 100% यूटिलाइजेशन पे चला रहे हैं और उनका टाइमलाइन बहुत ज्यादा है कि भाई हम आपको ऑर्डर डिलीवर कर पाएंगे 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद। तो अगर आप किसी भी फॉरेन प्लेयर के पास जाओगे और कहोगे कि भैया मेरे को एक ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट है, तो आपको ट्रांसफार्मर का डिलीवरी 3 साल बाद मिलेगा। तो इसीलिए इनकी सेल में बहुत तगड़ा बूस्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम शुरुआत करें इनके इनके ग्रोथ फिगर से, ये रेवेन्यू ग्रोथ फिगर देखने जाएं तो हमें पता चलेगा इनका सेल बढ़ा बाय 80% ओवर वाई लेवल एंड पार्ट हो गया 23 गुना, 23 टाइम्स ओवर वाई लेवल। अब ये सारी चीजें क्यों ही इनके बारे में देखेंगे भाई, 80% सेल बढ़ा, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। और ये 23 टाइम पार्ट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमें मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला। अब ये मार्जिन एक्सपेंशन क्यों हो रहा है वो भी समझते हैं। देखो पहले इनके मार्जिन रहते थे 1%, 2%, 3% के आसपास के। क्यों रहते थे, क्योंकि ये पहले जो ट्रांसफार्मर था ये है तो अभी भी कमोडिटी बिजनेस ही, पहले भी कमोडिटी बिजनेस ही था। बट पहले ये जिस सेक्टर में ऑपरेट कर रहे थे या जिस तरीके के ट्रांसफार्मर बना रहे थे, उसमें बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं था। अब ये एकदम नीश ट्रांसफार्मर्स में आ गए थे। अब ये एकदम नीश ट्रांसफार्मर में आ गए। तो जब भी आप नीश ट्रांसफार्मर में आ जाते हो तो आपको मार्जिन एक्सपेंशन हो जाता है, आपके पास प्राइसिंग पावर आ जाती है, आपका कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं रहता। तो इसकी वजह से आपको कभी भी ऐसा नहीं करना पड़ता कि भाई बगल वाले की दुकान पे यही माल 80 रुपए का मिल रहा है तो मैं आपसे 100 रुपए में क्यों खरीदूं। अगर आप उसका वैल्यू 100 रुपए के बजाय 200 रुपए भी लगाओगे तो आपका माल बिकेगा। तो इसकी वजह से इनका जो 8%, 9% का इबिटा मार्जिन हुआ करता था, वो 16-17% के आसपास का इबिटा मार्जिन पहुंच गया। और कंपनी गाइडेंस देके चल रहा है कि इसको भी हम और इम्प्रूव भी करने वाले हैं।
तो और बेहतरी की तरफ ही गाइडेंस है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, इसीलिए हमें इतना तगड़ा कार्ट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब अगर हम थोड़ा-सा इनका रेवेन्यू सेगमेंटेशन समझने जाएँ कि भाई हमने प्रोडक्ट देखे थे कि वे एकदम एकदम स्पेशलिटी वाले ट्रांसफार्मर बनाते हैं, रिएक्टर बनाते हैं और ट्रांसफार्मर्स बनाने का काम करते हैं। तो दोनों में से तीनों में से कितना-कितना कंट्रीब्यूशन आता है वो देख लेते हैं। तो 65% तो आता है हमारा पावर ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन से और 29% आता है रिएक्टर से और रिमेनिंग 6% आता है हमारा स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफार्मर में से। अब अगर हम ये जो 65 ये जो बड़े वाला पोर्शन है इसको भी और फर्दर स्प्लिट करने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा 46% आता है सेंट्रल यूटिलिटी से, 43% आता है इंडस्ट्रियल कस्टमर से और 11% आता है स्टेट यूटिलिटी से। तो अब ये क्या हो गया कि भाई मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना प्रोडक्ट बेच दिया, स्टेट गवर्नमेंट को अपना प्रोडक्ट बेच दिया और इंडस्ट्रीज को अपना प्रोडक्ट बेच दिया। अब सपोज एपीएल अपोलो है, एपीएल अपोलो अपनी फैक्ट्री में अगर स्टील बनाने का काम कर रहा है तो उसको बहुत तगड़े ट्रांसफार्मर की जरूरत है। तो जैसे मित्तल स्टील है, मित्तल स्टील के पास अभी अभी इन्होंने अपना एक ट्रांसफार्मर बिठाया है जो 200-250 करोड़ की ऑर्डर बुक के आसपास का वो ट्रांसफार्मर था। तो 250 करोड़ का वो उन्होंने ट्रांसफार्मर बिठाया और वो क्या कर रहे हैं उससे, वो स्टील बनाने का काम कर रहे हैं उससे। तो ये सारे इंडस्ट्रीज को सप्लाई कर दिया, गवर्नमेंट को सप्लाई कर दिया। मतलब गवर्नमेंट में किस किस को करोगे कि गवर्नमेंट की ये जो भी आपकी मेटल निकालने वाली कंपनी है, जो भी भाई आयरन ओर निकालने वाली कंपनी है, इन सबको आप ये चीजें सप्लाई कर सकते हो। नहीं तो आप रेलवे को सप्लाई कर सकते हो। रेलवे को कितने सारे ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि भाई अगर आप बिल्कुल सिंपल सा ही गणित लगाओ कि इंडिया में रेलवे नेटवर्क्स का इलेक्ट्रिफिकेशन चल रहा है आज की डेट में 90-95% के आसपास का इंडिया का जो इलेक्ट्रिक रेलवे सिस्टम है वो इलेक्ट्रिफाइड है। अगर उसको 100% इलेक्ट्रीफाई करना है तो उसके लिए आपको कितने सारे ट्रांसफार्मर्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप एनर्जी सोर्स चेंज कर रहे हो कि भाई अगर हम ग्रीन एनर्जी से चलेंगे तो नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर भी बढ़ जाएंगे कि पहले आपको 2 ट्रांसफार्मर की जरूरत थी तो अब आपको हो सकता है 4 ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़े। तो इनको इंडियन रेलवे से भी बहुत तगड़े ऑर्डर मिलते हैं। तो ये बात भी हो गई। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ऑर्डर बुक वाली कंपनी है। अब ऑर्डर बुक वाली कंपनियों में क्या प्रॉब्लम होती है कि भाई अगर आपको दिख तो रहा है कि आज इतना ऑर्डर बुक है, बट क्या ये एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, या एग्जीक्यूशन से पहले ही कंपनी भाग जाएगी? क्या यही कंपनी ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगी? क्या जिस कंपनी ने इसको ऑर्डर दिया था वही ऑर्डर कैंसिल कर देगी और काम खत्म हो जाएगा? तो अगर आप इसको ऑर्डर बुक के बेसिस पे ले लो कि भाई इस जैसे अगर मैं इसकी बात करूं कि 3,500 करोड़ रुपए के आसपास का इनके पास ऑर्डर बुक पड़ा है और अभी इनका रेवेन्यू कुछ है 1,200 करोड़ रुपए का। तो 1,200 करोड़ रुपीज के रेवेन्यू पे 3,500 करोड़ का इनका पास ऑर्डर बुक पड़ा है। और आप ये सोच के खरीद लो और पता चलिए ऑर्डर बुक ही गायब हो जाए कि जिस जिस कंपनी ने ऑर्डर दिया था उन्होंने अपना ऑर्डर कैंसिल कर लिया, ऑर्डर विड्रॉ कर लिया, तो फिर क्या करोगे? बट इनके साथ ऐसा नहीं है। इनके ऑर्डर एग्जीक्यूशन का भी सारा का सारा खेल अच्छा है। इनको पैसा भी मिल जाता है, ऑर्डर एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं, ऑर्डर कैंसिलेशन भी इतना नहीं होता और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के साथ जाते हैं कंपनी के साथ। तो जैसा अगर इन्होंने अभी मित्तल स्टील के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया और उनके लिए एक ट्रांसफार्मर बिठाया, तो अब मित्तल स्टील के साथ ही लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में चले गए। तो इसके बाद अगर इनको कोई और दूसरा ट्रांसफार्मर बिठाना पड़ेगा मित्तल स्टील को तो वो इन्हीं से सोर्स करेंगे। तो इनका एक अच्छा क्लाइंट भी बन जाता है और इनको स्टेबिलिटी भी मिल जाती है कि भाई हमारा ऑर्डर कैंसिल भी नहीं होगा और हमें पेमेंट भी टाइमली देखने को मिल जाएगा। अभी इन्होंने एक पावर ग्रिड का भी ऑर्डर कंप्लीट किया है। पावर ग्रिड ने भी इनसे एक ट्रांसफार्मर का डिमांड किया था। तो इसी तरीके से इनके जब लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर्स होते हैं, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट्स बन जाते हैं, तो वो इनकी स्टेबिलिटी लेके आते हैं ऑर्डर बुक में। तो ये भी अच्छी बात है। तो 3,500 करोड़ रुपीज के आसपास का इनका ऑर्डर बुक है और ये नेक्स्ट 15 to 18 मंथ्स के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 1.5 साल के अंदर अंदर सारा का सारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा और सारा का सारा पैसा भी इनके पास आ जाएगा। वो भी बहुत बेहतरीन बात है। अब अगर आप देखोगे कंपनी के बैलेंस शीट पर भी थोड़ा सा कर्ज है, उधार है, डेट है और ये कंपनी आगे चल के डेट फ्री भी होना चाह रहे हैं। तो जो इंटरेस्ट कॉस्ट का इनको फटकी पड़ रही है वो भी नहीं पड़ेगी, तो पार्ट और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो पहले हमें समझ में आ रहा है कि हमें ऑपरेटिंग लेवरेज इस कंपनी में देखने को मिल रहा है कि भाई कंपनी कह रही है हमारे जब इबिटा मार्जिन एक्सपेंशन होगा इसका मतलब क्या होगा, आगे चल के हमें ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने को मिलेगा। तो अगर 80% की टॉप लाइन ग्रोथ के साथ अगर आपको ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने को मिलेगा तो आपका जो पार्ट ग्रोथ है वो और भी ज्यादा अच्छा होगा और भी बेहतरी की तरफ होगा। उसके ऊपर से आपका इंटरेस्ट कॉस्ट की आपको पटकी नहीं पड़ेगी, आपको इंटरेस्ट ब्याज नहीं चुकाना पड़ेगा, तो आपका पार्ट और भी ज्यादा बढ़ेगा और भी अच्छी बात है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम गाइडेंस की। तो कंपनी ने एक लॉन्ग टर्म गाइडेंस दे रखा है, इस साल का गाइडेंस दे रखा है, अगले साल का गाइडेंस दे रखा है। तीनों गाइडेंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। कंपनी कहती है कि पिछले साल FY24 हमने क्लोज किया 1,200 करोड़ के आसपास में। हम ये साल क्लोज करेंगे 1,800 करोड़ रुपीस के आसपास में, मतलब 50% का YOY लेवल पे हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा टॉप लाइन पे और उससे ज्यादा ही कर देंगे। 80% तो इसी क्वार्टर में कर दिया, पिछले क्वार्टर में भी 70-80% के आसपास ही किया था। तो इसको तो कर ही कर रहे हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात हो नहीं रही। फिर अगले साल हम टच कर जाएंगे 3,500 करोड़ रुपए के आसपास
और उसके अगले साल 3 साल बाद हम 8,000 करोड़ रुपए के आसपास का टॉप लाइन कर देंगे। तो ये कह रहे हैं FY 27, अभी FY 25 चल रहा है, Q2 FY 25 चल रहा है, FY 27 तक हम 8,000 करोड़ रुपए के आसपास का हम अपना टॉप लाइन कर देंगे, जो अभी हमने पिछले साल क्लोज किया है रफली रफली 1,200 करोड़ रुपीज के आसपास में। मतलब अपने टॉप लाइन को 7 गुना करने की बात कर रहे हैं नेक्स्ट 3 ईयर्स, विथ ऑपरेटिंग लेवरेज, विथ इंप्रूविंग इबिटा मार्जिन, की इबिटा मार्जिन 17% से बढ़ के 20-22% के आसपास चला जाना चाहिए। तो बहुत ही बेहतरीन गाइडेंस, बहुत बढ़िया काम यहाँ पर भी हो रहा है। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया है, ये एक तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन के साथ साथ कैपेसिटी अपनी एनहांस भी कर रहे हैं, केपेक्स भी कर रहे हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। तो 15,000 MVA के आसपास का कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन की वजह से इनका इबिटा मार्जिन एक्सपांड होगा, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन की वजह से इनके पास कभी भी कमी नहीं रहेगी। अब देखो, अभी पूरी की पूरी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ पर इनको रॉ मटेरियल सोर्सिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, कि जैसे जो भी आपके ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े टैंक्स लगते हैं, एल्यूमिनियम के टैंक लगते हैं। अब वो एल्यूमिनियम के टैंक मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं उनके पास इतना ज़्यादा लोड है, उनके ऊपर इतना ज़्यादा लोड है कि वो ढंग से इनको प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे। तो वहाँ पर शॉर्टेज हो गया है। तो इस शॉर्टेज से बचने के लिए और अपने ग्रोथ को कंसिस्टेंटली आगे बढ़ाने के लिए ये पूरा का पूरा अपना सिस्टम ही बैकवर्ड इंटीग्रेट कर देंगे, और ये सारा का सारा काम हो जाएगा Q1 FY 26 तक। तो अगले 6 महीने में ये सारा का सारा काम हो जाएगा। तो ये भी बहुत बेहतरीन बात है। और इससे समझ में आता है कि भाई कंपनी अपने गाइडेंस को लेके कितना एग्रेसिव है और कितना उसके ऊपर काम करना चाहता है, कि भाई उनको पता चल रहा है भाई इससे आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, तो आज ही इसको रेक्टिफाई करो, आज इस चीज को खत्म करो, आज ही पूरा का पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन बना के बैठ जाओ, जिससे हमें आगे कभी भी ग्रोथ करने में दिक्कत ना आए। ये चीज भी हमने समझ ली। अब अगर हम बात करें, इनका ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट है, ये 30 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं, और अभी करंटली 13% के आसपास का रेवेन्यू अपना एक्सपोर्ट डिवीजन में से लेके आ रहे हैं। अब एक्सपोर्ट में ही अच्छा क्यों कर रहे हैं, देखो अभी कंपनी के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनके ऊपर कोई भी प्राइसिंग प्रेशर नहीं है। जो पहले के 1-2% 3% के मार्जिन पे था ना, तो बहुत ज्यादा प्राइसिंग प्रेशर था। अब इनके पास प्राइसिंग प्रेशर क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो नीश सेगमेंट में ये लोग उतर गए हैं ना, वहां पर डिमांड इतना ज्यादा है कि सारी की सारी कंपनियां ओवर बुक चल रही हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर किसी आप इंटरनेशनल कंपनी से बात करोगे, तो वो आपको टाइमलाइन देंगे 3 साल आगे का, 4 साल आगे का। तो वहीं अगर ये अपनी कैपेसिटी ढंग से एक्सपांड कर जाते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हीं क्लाइंट्स के पास से इनके पास ऑर्डर आता है, तो ये एक प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं क्विक डिलीवरी के लिए, कि भाई आपकी बाकी सारी कंपनियां आपको 3 साल बाद आपका ट्रांसफॉर्मर बना के देगी, हम आपको 2 महीने के अंदर अंदर ही बना के दे देंगे। तो इसलिए आप एक काम करो, हमें 25% एक्स्ट्रा दो, तो 25% एक्स्ट्रा चार्ज कर सकता है, और कंपनी को भी वो पे करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कंपनी का रुकावट नहीं बनेगा उसका ट्रांसफॉर्मर की। सपोज आपको ट्रांसफॉर्मर की रिक्वायरमेंट है अपना स्टील का प्लांट चलाने के लिए, तो अभी आपका स्टील का प्लांट ही नहीं चल रहा, तो आप वो 25% एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी रहोगे, उसमें आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी नहीं। तो इनके ऊपर प्राइसिंग प्रेशर नहीं आ रहा, तो इसलिए ये क्या करना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट वाला और डिविजन को भी और ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं, जिससे इनका मार्जिन और भी ज्यादा एक्सपांड हो जाए। तो अगर मैं बात करूं, FY 24 में इन्होंने एंड किया था 10% के आसपास पे, 10% के आसपास रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से आता था, अब 13% के आसपास एक्सपोर्ट से आ रहा है, और FY 26 तक, बाय द एंड ऑफ FY 26, तो अगले 6 क्वार्टर में ये लोग ले जाना चाह रहे हैं इसको 25% के आसपास का। तो बहुत बेहतरीन, यहाँ पर भी बहुत अच्छा काम करना चाह रहे हैं। तो चलिए, मोटा मोटी कहानी तो यही थी। एक और कंपनी हमने कवर कर लिया, ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर, एक अलग बिजनेस मॉडल था, एक अलग इंडस्ट्री थी, एक अलग सेक्टर था, इसके बारे में भी हमने थोड़ी सी चर्चा कर ली। चलिए, अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।